जय हिंद सभी को। अब हम हल करेंगे गणित कक्षा 8 के अध्याय 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण प्रश्नावली 9.1 और प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। अब हमें बीजीय व्यंजकों के योग निकालना है। तो तीसरे प्रश्न का पहला भाग है ए बी माइनस बी सी, ए बी ऋण बी सी, बी सी ऋण सी ए, बी सी ऋण सी ए और सी ए ऋण ए बी, ऋण ए बी। मित्रों, बच्चों, यहाँ पर हमें यह ध्यान देना होता है कि जो बीजीय व्यंजक होते हैं उनमें योग अथवा व्यवकलन केवल समान पदों में ही होता है। असमान पदों में योग अथवा व्यवकलन यानी घटाना नहीं होता। और समान पदों से मतलब है जिनके अक्षर एक जैसे हों। राशियाँ एक जैसी होना जरूरी नहीं है, अक्षर एक जैसे हों और उनकी घातें एक जैसी हों। जैसे ये ए बी में ए बी का ही योग अथवा व्यवकलन होगा, बी सी में बी सी का होगा, सी ए में सी ए का होगा। ऐसा नहीं है कि बी सी का सी ए में हो जाए अथवा ए बी का बी सी में योग अथवा व्यवकलन हो जाए। केवल समान पदों में ही योग या घटाना होता है। आइए अब हम इनको स्तंभ में लिखते हैं। स्तंभ में कैसे लिखते हैं? जैसे कि 4 और 6 हमें जोड़ना है, तो ये तो ऊर्ध्वाधर लिखा गया है, ऐसे हम जोड़ सकते हैं इसको, लेकिन स्तंभ में इसको ऐसे लिखते हैं और ऐसे जोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार से इसको स्तंभ कहते हैं, इसी प्रकार से हम इसको लिखते हैं। अब हमें लिखते समय ही ध्यान रखना है कि समान पदों के साथ ही दूसरे समान पदों को लिखा जाए। जैसे ये हो गया ए ऋण बी सी, ए ऋण बी सी। दूसरा पद क्या है? बी सी ऋण सी ए, तो बी सी को बी सी के नीचे ही लिखा जाएगा। फिर क्या है? ऋण सी ए कहीं नहीं है तो इसे अलग हटाकर लिखा जाएगा, पहले पद में नहीं है। अब तीसरा पद है इसका सी ए ऋण ए बी, तो सी ए को सी ए के साथ लिखा जाएगा, सी ए और फिर क्या बचा? ऋण ए बी। तो ए बी को कहाँ लिखा जाएगा? ए बी के नीचे, पहले पद की ए बी के नीचे ही लिखा जाएगा। पदों को हम इधर उधर कर सकते हैं, इस तरफ से उस तरफ कर सकते हैं, हाँ, लेकिन उनके साथ जो चिन्ह है, निशान है जोड़ का अथवा घटाने का, वो यथावत रहता है। यहाँ पे सी ए के साथ ऋण है तो यहाँ भी ऋण ही होगा, ए बी के साथ ऋण है तो ऋण ही होगा। अब जो खाली स्थान है उसमें चाहे तो हम शून्य लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, अन्यथा आवश्यकता नहीं है, बिना लिखे भी काम चल सकता है, फिर भी सुविधा के लिए लिख लेते हैं। अब इसको हम जोड़ेंगे तो शून्य का तो कोई महत्व ही नहीं है। अब ये है सी ए ऋण का माइनस सी ए है और ये है धन सी ए, तो ये जुड़ने के स्थान पर घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? शून्य। दूसरा चरण ऋण बी सी धन बी सी, एक धन बी सी है और एक ऋण बी सी है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा। तीसरा एक धन ए बी दूसरा ऋण ए बी, तो ये भी घट जाएगा। कुल मिलाकर इसका आंसर हमें शून्य प्राप्त होगा। पहले भाग का आंसर उत्तर शून्य ही होगा। अब दूसरा भाग देखिए, दूसरा भाग है इसका प्रश्न का
तीसरे प्रश्न का दूसरा भाग है ए ऋण बी धन ए बी, ए ऋण बी धन ए बी और बी ऋण सी धन बी सी, बी ऋण सी धन बी सी और त्रिपद है। प्रत्येक संख्या में 3 पद हैं, प्रत्येक टर्म में 3 पद हैं, इसलिए त्रिपद है। तो तीसरा है सी ऋण ए धन सी ए या ए सी। अब इसको भी हम स्तंभ में लिखते हैं। तो ए बी के नीचे, ए के नीचे ए, बी के नीचे बी और ए बी के नीचे ए बी। अलग से लिख लेते हैं, ए ऋण बी धन ए बी। अब दूसरा पद देखिए बी ऋण सी, तो बी के नीचे हम क्या लिखेंगे, बी, ये धन बी है तो इसके नीचे लिख देंगे बी। ठीक, अब सी इस पद में अभी आया नहीं है तो हम इसको अलग से लिख देंगे, ऋण सी, धन नहीं है, ऋण सी और धन बी सी। अब अगला पद है सी ऋण ए धन ए सी, तो सी के साथ में हम सी लिखेंगे, ये सी के साथ में सी लिखेंगे, इसके नीचे सी लिखेंगे, सी और ए सी कहीं है नहीं इसमें तो इसको अलहदा लिख देंगे, ए सी, सी हो गया, ए सी हो गया और ऋण ए कहाँ लिखेंगे, ए के नीचे ही लिखेंगे इस प्रकार से। तो इसके तीनों टर्म्स हो गए, सी ऋण ए धन ए सी। अब हम इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे सी और एक सी ऋण है और एक सी धन है तो ये घट जाएगा। दूसरा एक ऋण बी भी एक ऋण है और एक धन है तो ये भी घट जाएगा। तीसरा एक ऋण है और दूसरा धन है तो ये भी घट जाएगा, मतलब दोनों समान चिन्ह नहीं है, अलग अलग हैं। अब बचा क्या, ए बी धन बी सी धन सी ए या ए सी, ये इसका उत्तर होगा। इस प्रकार से हल किया जाता है। अब तीसरा भाग है इसी प्रश्न का, 2p घात 2 q घात 2 ऋण 3p q और धन 4 भी है इसमें, धन 4, ये चतुष्पद है या बहुपद है, इसमें 4 पद होगा तो इसको हम बहुपद कह सकते हैं। और अगले टर्म्स में इसमें है ऋण 3p, तो ऋण 3p की घात 2 q की घात 2 और ऋण धन 7p q और धन 5, ये इसके 3 पद हो गए, त्रिपद हैं दोनों। अब इसको हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे एक पद धन है और दूसरा पद ऋण है, तो 2 में से 3 घटाएंगे, क्या बचेगा, ऋण 1 बचेगा, ऋण p की घात 2 q की घात 2। यहाँ पे ऋण 3 में 7 जोड़ेंगे, ऋण 3 में क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, तो ये आएगा 4p q और यहाँ पे 5 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। इस प्रकार से समान पदों को जोड़ा जाता है। समान घातों का भी ध्यान इसमें रखना होता है। अंतिम भाग है चौथा,
चौथा भाग है इसी प्रश्न का। एल स्क्वायर यानी एल घात 2 धन एन एम घात 2 और एम घात 2 धन एन घात 2 और एल घात 2 और एन घात 2 और 2LM 2LM और 2MN 2MN और 2LN, तीन तीन पद हैं इसमें, 1 2 3, तीन पदों में दो दो पद हैं और तीसरे पद में 3 पद हैं। ठीक है, तो हम इनको समान पदों के साथ लिखते हैं। पहला भाग है एल की घात 2 एम की घात 2। अब दूसरे में देखिए एम की घात 2 और एन की घात 2 है, तो ये एम यहाँ पे लिखा जाएगा और एन इसमें है नहीं तो अलग से लिखना पड़ेगा। तीसरे में है एल की घात 2 और एन की घात 2, तो एल की घात 2 एल की घात 2 के नीचे लिखा जाएगा धन एन की घात 2 एन की घात 2 के नीचे लिखा जाएगा। और जो तीसरा टर्म है, तीसरा व्यंजक है, उसके समान पद किसी भी पदों इन व्यंजकों में नहीं है, इसलिए उनको अलग ही लिखा जाएगा। 2LM धन 2MN धन 2LN, इस प्रकार से इसको लिखना पड़ेगा। फिर हम इसको जोड़ देंगे तो L और L 2L हो जाएंगे, L की 2L की घात 2 2M की घात 2 और 2N की घात 2, ये इस प्रकार से हो जाएंगे, दोनों जुड़ते जाएंगे। इसके बाद ये भी इसके साथ ही लिखा जाएगा 2LM प्लस 2MN प्लस 2LN LN, इस प्रकार से ये जुड़ जाएगा। चूंकि इसमें कोई भी ऋणात्मक व्यंजक नहीं है, ऋणात्मक पद नहीं है, इसलिए सारे के सारे पद जुड़ जाएंगे। तो इसका उत्तर थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। मिलते हैं अगले प्रश्न के हल को लेकर। जय हिंद।